जय श्री राम दोस्तों। चाणक्य ने कहा था, ए सन born to a foreigner woman can never be a follower of national interest and patriotism। इसका मतलब है कि किसी विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ बेटा कभी भी नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है और उसमें पैट्रियोटिज्म नहीं आ सकता है। अब ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है, ये मैं आप पे सोचता हूं दोस्तों। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूं। आज मैं बोलूंगा नहीं, केवल आपको क्लिप दिखाऊंगा दोस्तों, फिर आप ये निर्णय अपने आप लीजिएगा। पहला क्लिप मई 23, 2022 का है। ये राहुल गांधी जी मिले जेरेमी कॉर्बिन से लंदन में। जेरेमी कॉर्बिन, मैं आपको बता दूं, ये एमपी हैं यूके के और इनकी पार्टी का नाम है योर पार्टी। और ये जो पार्टी है ये को फंडेड बाय जरा सुल्ताना। अब आप समझ रहे होंगे। और ही इज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियाज स्टैंड ऑन कश्मीर। आप नीचे देखिए, एक ट्वीट है इनका। द सिचुएशन इन कश्मीर इज डीपली डिस्टर्बिंग। Human rights abuses taking place are unacceptable. The rights of the Kashmiri people must be respected and UN resolutions implemented। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप UN का जो भी रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से आप कश्मीर का फैसला कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। शायद इन्होंने UN का रेजोल्यूशन पढ़ा ही नहीं है। और इनके साथ जो दो महानुभाव खड़े हुए हैं, एक सैम पिट्रोडा है जिनको आप जानते होंगे कि ये वॉशिंगटन में कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, और दूसरा राहुल गांधी खुद हैं, और एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि जो जेरेमी का जो ट्वीट है ये 2019 का है, और जो मिले हैं ये राहुल गांधी से 2022 में मिले हैं। तो ये तो इनका एक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। एक ये देखिए, राहुल गांधी किससे मिले हैं? यूरोपियन यूनियन के MEP फेबियो मैसिनो से। अब ये फेबियो मैसिनो कौन है? ये इटालियन आपके पॉलिटिशियन है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं कश्मीर के, कि जो एब्रोगेशन कराया है आर्टिकल 370 मोदी जी के वक्त में, उसका ये बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। और साथ में ये ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बहुत बात करते हैं कि कश्मीर में बहुत से ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने ओपनली CAA का भी बहुत पुरजोर विरोध किया है। अब दोस्तों, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि इटालिया का, यूरोप का एक मिनिस्टर, उसको क्या मतलब है कि इंडिया के कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपको कोई कमेंट करना भी है तो आपको पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लेटर ऑफ एसेशन क्या है, कश्मीर किसके पास है, किसके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके बारे में आपने कभी कुछ बोला? एक सेंटेंस भी आज तक बोला कभी? तो साहब, राहुल गांधी साहब इनसे मिलने हैं, और यह है सितंबर 2023 में। और सेकंड लाइन पढ़िए, फेबियो इज एन एफिलिएट ऑफ परवेज इकबाल लोजार, जो कि एक एसेट है ISI का। फेबियो सपोर्ट्स पाकिस्तान इन यूरोपियन यूनियन। कैन यू बिलीव कि इनसे ISI के एक एसेट से मीटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। और आप ये नीचे जो इनका 18-19 की रिपोर्ट है ये भी आप पढ़ सकते हैं इसके नीचे, वो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आप पढ़िए। उसके बाद अगला 10 सितंबर 2024 को राहुल गांधी मिलते हैं इल्हान उमर से। आपको पता होगा इल्हान उमर को आज भी US से निकालने की बातचीत चल रही है। ट्रंप तो पीछे पड़ गया है इसके, और कहता है ये बिल्कुल बकवास है, शी इज रबिश, और इसको कंट्री से बाहर निकालो। और जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो ये मैडम गई थी, इनका बड़ा स्वागत हुआ था। उसके बाद इनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी ले जाया गया। वहां से उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि इंडिया के अगेंस्ट थे, और कहते थे कि इंडिया में बहुत एट्रोसिटीज हो रही है मुस्लिम्स के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो बोला ही, लेकिन साथ में इंडियन मुस्लिम्स के बारे में भी बोला इन्होंने। और इनके साथ खड़े हैं राहुल गांधी। मैं केवल आपको कुछ ट्वीट्स दिखा रहा हूं, और फिर आप अपना मन खुद ही बनाइएगा कि जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें कितनी सच्चाई है। और
ये जो इल्हाना उमर है, शी इज एन यूएस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनेसोटा, हार्डकोर एंटी इंडिया एंड यू नो, वही लिखा है कि विजिटेड कश्मीर एंड पीओके इन पाकिस्तान रिक्वेस्ट, ठीक है ना। और ये भी कहती हैं, देखिए इसके नीचे, इल्हान उमर रिग्रेट्स कश्मीर नॉट गेटिंग यूएस इंटेंशंस इन मेरिट, मतलब कि लड़ाई लगवा दो अब तुम, ठीक है साहब। चलिए एक और देखते हैं, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, केवल आपको कुछ दिखाऊंगा। ये देखिए, राहुल गांधी 28 फरवरी 2023 को कैम्ब्रिज गए थे और वहां पे आप सुनिए, सिटिंग ऑन फॉरेन सॉइल ही स्प्रेड लाइज दैट इंडिया इज नॉट द सॉफ्ट पावर एज प्रोजेक्टेड, मतलब इंडिया के पास कोई सॉफ्ट पावर नहीं है साहब जो कि प्रोजेक्ट की जा रही है। डेमोक्रेसी इज नॉट स्ट्रांग इन इंडिया अंडर पीएम मोदी, माइनॉरिटीज आर अंडर अटैक इन इंडिया। ये कैम्ब्रिज में जाके स्पीच दे रहे हैं 28 फरवरी 2023 को, और कहते हैं कि पीएम मोदी इज डिस्ट्रॉइंग इंडियाज आर्किटेक्चर, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और माइनॉरिटीज अंडर अटैक है। ये बोलते हैं 3 मार्च 2023 का ये रिपोर्ट है, लेकिन जो राहुल गांधी जब बोलते हैं वो 28 फरवरी 2023 को बोलते हैं। और भी देखिए साहब, 2-3 और हैं मेरे पास। ये कैथम हाउस में गए थे 6 मार्च 2023। ये आप जानते हैं कि बहुत बड़ा थिंक टैंक है यूरोप का। He again shamed India and called India is ruled by secret society called RSS. और इन्होंने बोला कि इंडिया का एवरी इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के है वो कंप्रोमाइज्ड है और मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड इन इंडिया। अब दोस्तों एक बात अपने जहन में डाल लीजिएगा कि अगर ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई लीडर देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो देश के हिंदुओं का क्या होगा। ये बस एक बार सोच लीजिए। हो सकता है बहुत अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब ही होगा, हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन जो इनके वक्तव्य हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, आप एक बार सोचिएगा जरूर। जब ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी डेड है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तो कहते हैं यस, क्या गलत बोला ट्रंप ने, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। और उसके बाद बार बार चाबी लगाते हैं मोदी को, बीजेपी को, कि यार 100 बार बोल चुका है ट्रंप कि आपने पीस कराया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आप बोलते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं? एप्स्टीन फाइल है क्या, अदानी है क्या? मतलब चाबी लगा रहे कि यार कुछ बोले मोदी कुछ बोले और यूएस का प्रेसिडेंट फिर इंडिया पे कुछ एम्बार्गो लगाए या कुछ टैरिफ लगाए, हमको कुछ करने का मौका मिल जाए, हम कुछ करें, उसके बाद मौका तो मिले यार, चाहे उस मौके के लिए इंडिया डूब जाए। आज मैं एक वीडियो बोल रहा था, क्या कह रहा था कि मोदी जब मुझे फोन करता है तो मुझे कहता है सर हाउ आर यू। वो मोदी जो देश का प्राइम मिनिस्टर है मुझे फोन करता है और सर बोलता है मुझे। भाई साहब ये तरीका है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है इसलिए आपकी इज्जत होती है। वो अगर मोदी जी आपको सर बोलते हैं तो वो राहुल गांधी को नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं इंडिया के लीडर ऑफ अपोजिशन को। ये आपको समझना होगा। उसके अलावा अब आप देखिए, दिस इज मोर शॉकिंग। When India was trying to expose Pakistan as a terrorist country in entire world through its foreign policy, foreign diplomacy, Rahul Gandhi in London said that Pulwama was not a terrorist attack. Again, a direct attack on efforts of our foreign diplomacy. जो बिल्कुल सही लिखा है आज तक ने, देश में हार पर देश में प्रहार। पुलवामा अटैक को आतंकी हमला बोला ही नहीं। और उसके अलावा आप नीचे भी देखिएगा स्टेटमेंट, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की राहुल गांधी ने तारीफ की। जो भी इंडिया का दुश्मन है, मोदी का दुश्मन है, या मोदी को लाइक नहीं करता है, इंडिया को लाइक नहीं करता है, उसको बहुत प्यार करते हैं हमारे एलओपी। इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि मोदी को अपोज करते करते देश को अपोज करना शुरू कर दिया है। और ये मैं आपको भी और भी दिखाता हूं, 2 या 3 और भी हैं। 2021 में जब आपको पता है कोरोना हो गया था तो इन्होंने पूरा हल्ला मचाया था कि आप
हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश में क्यों भेज रहे हैं, जबकि ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो आज तक काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान की। 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंडिया ने जो वैक्सीन भेजी, इंडिया में पहले खपत की, उसके बाद भेजी, इवन पाकिस्तान में भेजी थ्रू यूएन। उससे क्या हुआ? उससे इंडिया की साख बढ़ी, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ी। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये भी उनको बुरा लग रहा है भाई, ये चीज भी बुरी लग रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए थी। चलिए आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद 2024 में वर्जीनिया में राहुल गांधी सेड द फाइट इज अबाउट वेदर ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू वियर दिस टर्बन इन इंडिया और एक कड़ा इन इंडिया। मतलब कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिखों की ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो टर्बन भी नहीं पहन पा रहे हैं और कड़ा भी नहीं बांध पा रहे हैं। क्या कोई सिख गुरुद्वारा जा सकता है हिंदुस्तान में? बाप साहब, ये तो मतलब हद हो गई। पढ़ने में भी कितना बुरा लग रहा है कि हमारे सरदार भाई लोग भी क्या सोचते होंगे, यार ये क्या आदमी है। राहुल गांधी's US speech on RSS triggers a storm. बीजेपी calls it a dangerous narrative. ये बीजेपी ने बताया कि तुम भैया सिखों के अगेंस्ट में बोल रहे हो, साथ में तुम आरएसएस के अगेंस्ट में बोल रहे हो विदेश की धरती पे, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा ये देखिए, ये हैं सुनीता पांडे करके, जिनको मैंने एन सर्कल कर रखा है। ये एक एनजीओ है, उसमें काम करती हैं और वो एनजीओ लगा हुआ है इंडिया को यूएससीआईआरएफ में सैंक्शंस करना। यूएससीआईआरएफ है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम। इसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया को सैंक्शन करो, क्योंकि कश्मीर में और इंडिया के मुसलमानों पे बहुत जो है वो हो रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है उन पे। तो अब यहां पे भी ये आ गए, उनके साथ बैठे हुए हैं सैम पिट्रोडा के साथ, ऐसे ऐसे लोगों से जो एंटी इंडिया है। क्या अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसका सबसे बड़ा पार्ट ऑफ बेनिफिशियरी तो हिंदुस्तान के मुसलमान है। सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को मानना, क्या दूसरे धर्म का अपमान करना है? क्या मोदी जी ने एक वर्ड भी कभी किसी भी मुसलमान के अगेंस्ट में बोला है? उन्होंने तो ये भी बोला है कि भाई साहब हर मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में मैं चाहता हूं कुरान हो और एक हाथ में चाहता हूं लैपटॉप हो। वो यही चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़े। उनका कहने का मतलब ये है। तो एंटी मुस्लिम कहां हो गया? आप पहले जो अपीजमेंट की पॉलिसीज थी, हाँ उसमें चेंज आया है, लेकिन आप किसी का अपीजमेंट करें तो ठीक है। मुस्लिम वर्ग का अपीजमेंट आप करें कांग्रेस तो ये ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और आप मेजॉरिटी के अगेंस्ट है। मेजॉरिटी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं है। आज जब मेजॉरिटी के साथ एक लीडर खड़ा है कि हम दूसरों को भी सहूलियत देंगे, साथ में आपको भी देंगे, हम दोनों को पैरेलल लाके खड़ा करते हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, एक साथ हैं, हम ये मानते हैं, तो आपको मिर्ची लगती है। आपको लगता है कि यार मुसलमान जो है वो तो हमारा वोट बैंक है। अगर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया, जो कि कर दिया, हलाला पे बैन लगा दिया, 4 शादियों पे बैन लगा दिया, अगर ऐसी ऐसी चीजें मोदी जी ने कर दी, तो हमारा वोट बैंक कहां होगा? हिंदू तो हमें वोट देगा नहीं कुछ सालों बाद, मुसलमान भी वोट से जाएगा। तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाने के लिए आप अगेंस्ट में आ गए मोदी जी के और बीजेपी के कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? कौन सा ऐसा कंट्री है पूरे दुनिया में जिसमें 2-2 नियम चलते हैं? एक वर्ग के लिए दूसरा नियम, एक वर्ग के लिए दूसरा नियम कहां होता है? और एक दिन इंडिया में ऐसा होना चाहिए। भाई आपको तो पता है 1947 में क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो सनातन धर्म का जो जितने में काफी चेंजेस लाए गए थे, हिंदुओं ने मान लिया, क्रिश्चियंस ने मान लिया, जैनियों ने मान लिया, सिखों ने मान लिया, केवल मुसलमानी तो नहीं माने। और ये कहा था कि ठीक है हम हल्के हल्के इनको मना लेंगे और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएंगे। और ये कहा था अंबेडकर ने।
अब आप अंबेडकर साहब की बातें मान लीजिए, एक देश में दो कानून कैसे होंगे? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शरिया कानून जिसको सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं और राजीव गांधी ने भी किया था, आपको पता होगा। और ट्रिपल तलाक वाले मामले में आपको पता होगा, शाहबानो केस। इस केस में जितने भी, मैं ये कहता हूं आपसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर शरिया के हिसाब से चलना है तो पूरे चलो ना यार। कोई चोरी करे तो हाथ काट लो, लड़की की तरफ गलत निगाह से देखा तो आंख फोड़ दो। यहां पे ये नहीं करेंगे, यहां पे इंडियन पैनल कोड आ जाएगा, अब बीएनएस है वो आ जाएगा। 4 शादी करने के लिए आपको शरिया चाहिए, केवल 3-4 चीजें हैं जिनके लिए शरिया चाहिए। 4 शादी, हलाला। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आदमियों का मतलब है। यहां पे ट्रिपल तलाक आपका मतलब है कि 3 बार तलाक 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 बोलो, तक लिया, खत्म, मामले खत्म, दूसरी लड़की लेके आओ। ये अपीजमेंट है कि आप फ्रैक्शन में चीजें करते हैं, और यही ये जो सविता पांडे हैं ये यही चाहती है, सरिता पांडे, माफ कीजिएगा। और ये सीक्रेटली मीटिंग करते हैं इनके साथ। जब राहुल गांधी यूएस जाते हैं तो मीटिंग इज वेरी क्लियर, राहुल गांधी इज ट्राइंग टू पुट इंडिया अंडर ग्लोबल सैंक्शंस बाय देम। और मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूं, ज्यादा स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, ये एक और दिखाता हूं बस। ये देखिए, ये आपको याद होगा, ये पराकाष्ठा है इंडिया को बदनाम करने की बाहर की कंट्रीज में। पराकाष्ठा है जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर, आपको पता होगा, ये तो बाहर की दुनिया में और हिंदुस्तान में सबको पता है कि इन्होंने क्या किया था। ये जो संदीप दीक्षित हैं, इन्होंने जब गले मिले राहुल गांधी गले क्यों मिले थे ये भी आपको पता है कि जब मोदी जी बाहर जाते हैं, बाहर के लीडर्स मिलते हैं तो उनका एक तरीका होता है मिलने का, वो गले लगते हैं। और गले लग के उन्होंने क्या क्या काम कर दिया ये आप देखिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, जितने भी कंट्रीज, बड़े कंट्रीज हैं, सबके हेड्स को गले लगा के ही मोदी जी ने अपनी वैल्यू और अपने देश की वैल्यू बढ़ाई है। जो 12-13 साल पहले इंडिया की वैल्यू थी उससे कहीं गुना वैल्यू आज है। आप सोचेंगे कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, नहीं, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूं। मेरे फैमिली में ज्यादातर लोग पहले कांग्रेस को ही वोट देते थे, मैंने भी कांग्रेस को ही वोट दिया है। गाय बछड़ा जब तब से गाय बछड़ा लेके हम घूमते थे, मैं तब की बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 40-45 साल पहले। इंदिरा गांधी को मैंने स्टेज में देखा है अपने साथ बगल में बैठे हुए, कमलापति त्रिपाठी को मैंने स्टेज से खुद नीचे ले गया था इंदिरा गांधी के साथ। लेकिन इंदिरा गांधी थी बहुत बहुत तेज, उस समय अपोजिशन में थी इंदिरा गांधी। अब साल तो याद नहीं है, मैं 5th-6th क्लास पे होऊंगा तब इंदिरा गांधी आई थी, और बहुत मच्छर थे स्टेज में। तो किसी ने बोला कि मैडम जल्दी कीजिए, आप बहुत मच्छर हैं, निकली यहाँ से। तो कहती है मैंने मच्छरों से डरना बंद कर दिया है। इतना ही मुझे याद है। और उसके बाद कमलापति त्रिपाठी ने कहा बेटा मुझे नीचे उतार दो स्टेज से, मैडम जा रही हैं, भाग रही हैं आगे। तो मैं उनको उतार के ले गया था। तो मैं किसी का अपोज, मैं ना बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं। जो भी देश के लिए अच्छा करेगा मैं उसके साथ हूं, और उसके साथ होना चाहिए। अगर आज कांग्रेस अच्छा काम करे, जिस जिस स्टेट में है, हिंदू मुस्लिम को दोनों को बराबर तौले, बराबर दोनों को हक दे, तो क्या प्रॉब्लम है मुझे? जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ होऊंगा। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी है, क्योंकि आज जो अपोजिशन है वो एक तरीके से मोदी का या बीजेपी का अपोजिशन नहीं कर रही है, वो अपोजिशन कर रही है देश का। और यहां पे भी यही हुआ है कि जहां जब गले लग रहे थे तो राहुल गांधी बता रहे थे संदीप दीक्षित को कि मोदी करता क्या है, मोदी करता क्या है। जाके बस ऐसे झप्पियां मारता है, झप्पियां मारते, जाके उसको बुलाया, झप्पी मार दी। और इतना खराब सेंस ऑफ ह्यूमर संदीप दीक्षित का, उसको तो पॉलिटिक्स से इस्तीफा देके घर में बैठ जाना चाहिए। 2 बच्चियों का बाप है, जवान बच्चियों का बाप है ये। मैं गया गाली दूं, कहता आपने मिलोनी समझ के गले लगाया क्या हमें? ये पता नहीं अपने बच्चियों को भी गले कैसे लगाता होगा यार, क्योंकि मिलोनी की एज तो मोदी जी की एज में इतना ही का फर्क है। मिलोनी करीब 45 की होंगी, वो 75 का है, तो मिलोनी तो उनकी बेटी के बराबर हैं। तो जब
बाप बेटी के रिश्ते को संदीप दीक्षित इस लेवल पे जाके बोल सकता है, तो उसके घर में क्या होता होगा? क्योंकि ये तो पब्लिकली बोलता है, पब्लिक के सामने बोल रहा है, कम से कम 1000 लोग तो होंगे उनके सामने जब आदमी ये बोलता है, तो इस आदमी का कैरेक्टर क्या होगा? मुझे तो शर्म आती है कि आज शीला दीक्षित अगर ऊपर बैठ के देख रही होंगी अपने बेटे को, तो रो रही होंगी आंसू। लग रहा है मुझे बारिश भी दिल्ली में ज्यादा हो रही है, इसीलिए हो रही होगी। उनको लग रहा होगा मैंने किस कपूत को जन्म दे दिया। और केवल उसने ये किस लिए किया है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को ये पसंद है। कोई आदमी जितना जला कटा सुनाए, ये इसको पसंद है। जो बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान पाकिस्तान में जितने उसके जो लीडर्स थे, जो उसके अंडर में थे, वो जितना हिंदुस्तान को गाली दें, मोदी को गाली दें, उतना ही उनका प्रमोशन होता था पाकिस्तान में। सेम चीज यहां पर है। चाहे सुप्रिया सिनेत को देख लो या आज पवन खेड़ा को देख लो, मनुस्मृति, कहते दोनों ही डेंजरस हैं। मनुस्मृति, मनु लिखा है छोटे में, स्मृति लिखी है बड़ी में कैपिटल में, मतलब स्मृति ईरानी, लेकिन आप डायरेक्ट तो उसको बोल नहीं सकते। ये ऐसे नीच लोग हैं। नीच लोग शायद होना हो, लेकिन हरकतें जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, एब्यूज पैदा कर रहे हैं, जिससे कि सोशल मीडिया में एल्गोरिथम मिले, उनके व्यूज बढ़े, लोग देखें, राहुल गांधी फेमस हो। इसीलिए आज आप देखिए जो पीएमओ का सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें इतने व्यूज नहीं है जितने राहुल गांधी में है, जिसमें पवन खेड़ा में है, जितने श्रीनेत में है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आप वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एब्यूजेस यूज कर रहे हैं। और सोशल मीडिया को क्या चाहिए, इंस्टाग्राम को क्या चाहिए? उसको चाहिए यार कितने लोग देख रहे हैं, हमको तो ऐड चला रहा है उसमें, उनका काम हो रहा है। और ये लोग एक स्तर से नीचे गिर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्तर से गिर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दुनिया तो देख रही है, मेरे ख्याल से जेन जी भी देख रही है। अगर नहीं देख रही तो उसको आज देखना चाहिए। नहीं तो अगर आज जेन जी ने ये नहीं देखा जो इंडिया में हो रहा है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको शायद 20 या 30 साल बाद पता चलेगा, जब आप बुढ़े हो जाओगे। तब आप अपनी किस्मत को और अपने पर हो गए कि मैंने क्या गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसे लोगों को आगे लाके, जिनका काम है देशद्रोह, देश के अगेंस्ट में काम करना, केवल अपने लिए काम करना, उसके लिए आप 15-15 साल की बच्चियों का यूज कर रहे हो गाली दिलवाने में, बच्चियों का। उसके बाद आज आप कल देखिए 6 साल के बच्चे का, जो आदित्य नाम है, पटना में, वो जाके एसपी से लड़ाई कर लेता है। वो कहता है पटना में जॉब नहीं लग रही है, हमारे पास जॉब नहीं। उसको जॉब पता है 6 साल के बच्चे को। आप बच्चों का बचपना खराब कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप आप क्या कर सकते हैं? केवल अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के फायदे के लिए, अपने इंडिविजुअल के फायदे के लिए। इससे घोर अन्याय अपने देश के साथ हो नहीं सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय प्लीज 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 मुझे जरूर दीजिएगा। और जो ये स्टेटमेंट है जो पीछे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ